Good morning, dear students. So, beta, we are discussing about chapter number 3, constitutional design. Open your book, page number 21. So, beta, in last lecture we had discussed about South African constitution and how they made their constitution, what effort they made, क्या क्या उन्होंने किया, किस तरह से उन्होंने अपने constitution के values maintain किए, ठीक है. बिकॉज अब वो किसी तरह का कोई सेग्रीगेशन या किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहते थे. दे वांट दैट एवरी पर्सन मस्ट सिट टुगेदर, हर बंदा एक साथ बैठे, मिले जुले, एंड सबके लिए राइट्स इक्वल हों, बराबरी हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी रहे सबके लिए. सो नाउ व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमें कॉन्स्टिट्यूशन का नीड क्यों है, ज़रूरत क्यों है? So the South African example is a good way to understand why we need a constitution. तो साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल से हमने पढ़ा, हमने समझा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन का क्यों ज़रूरत है, क्यों नीड है. सो एंड व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशंस डू, और कॉन्स्टिट्यूशंस करते क्या हैं? द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल. यानी एक ऐसी जगह, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे ऑप्रेसर यानी कि अत्याचार करने वाला, दबाने वाला, एंड ऑप्रेस्ड जिन पे अत्याचार हुआ, वो अब सब मिल के रहना चाहते हैं. सो इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर. अब ठीक है, कहने में बात आसान है कि अत्याचार करने वाला और जिस पे अत्याचार हो मिल के रहने की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, बट इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वाइट्स को आदत पड़ी हुई थी, सारी उम्र से उन्होंने एक अपने सेपरेट सिस्टम मेंटेन किए, हर जगह उनको प्रेफरेंस थी, जहाँ जाते पहला नंबर उनका रहता, ठीक है, उनकी पूरी वैल्यू होती थी, और अब उनको वो आदतें छोड़नी पड़ेंगी. ब्लैक जिनके साथ लाइफ टाइम, इतना लंबा टाइम एक सेग्रीगेशन उन्होंने झेला, अलगाव झेला, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन झेला, तो उनके लिए उन वाइट्स पे ट्रस्ट करना आसान नहीं था. तो दोनों के लिए एक दूसरे पे जो ट्रस्ट था वो बनाना आसान नहीं था. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, लिखी बातें अलग होती है, बट लोगों की जो फीलिंग्स हैं वो कंट्रोल करना आसान नहीं होता. दे हैड देयर फियर, सबको अपने अपने डर थे. दे वांटेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, और सब वो अपने लिए कुछ ना कुछ सेफगार्ड यानी कि कुछ प्रोटेक्शंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में चाहते थे. द ब्लैक मेजोरिटी वॉज कीन टू इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल वॉज नॉट कंप्रोमाइज्ड. ठीक है, जो ब्लैक मेजोरिटी थी वो ये इंश्योर करना चाहती थी कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है मेजोरिटी के, ठीक है, वॉज नॉट कंप्रोमाइज्ड. अब ब्लैक मेजोरिटी में आ गई थी क्योंकि ब्लैक ज़्यादा थे, 3/4 पॉपुलेशन थी उनकी. वो चाहते तो अपना मेजोरिटी क्रिएट कर सकते थे, ठीक है, बट उन्होंने अपना मेजोरिटी क्रिएट नहीं किया. उन्होंने जिस तरह वाइट्स ने अपने प्रेफर के, अपने फेवर के रूल बनाए थे, ऐसे ब्लैक्स ने नहीं बनाए, ठीक है. और उन्होंने ये भी ध्यान रखा कि ऐसा ना हो, कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए कि ब्लैक्स का मेजोरिटेरियनिज्म हो जाए और वो अब वाइट्स को दबाने लगें. दे वांटेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, वो चाहते थे सबके लिए सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, ठीक है. The white minority was keen to protect its privilege and property. अब वाइट लोगों के पास प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा थी, प्रिविलेजेस थे, उनको आदत थी प्रेफरेंस से रहने की, ठीक है, बट अब उनको पता है कि ब्लैक्स का पावर ज़्यादा हो गया है, तो अपनी प्रॉपर्टी, अपने प्रिविलेजेस का प्रोटेक्शन चाहते थे. आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन बोथ पार्टी एग्रीड टू अ कॉम्प्रोमाइज़. अब एक लंबे नेगोशिएशन के बाद जो दोनों पार्टीज़ हैं वो आपस में किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ पे आ गई. द वाइट एग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल, दैट ऑफ 1 person 1 vote. अब वाइट्स ने कोशिश तो किया होगा कुछ ऐसा सिस्टम बनाने का, भाई वाइट और ब्लैक कम्युनिटी बेस पे बराबर बराबर हो, बट उन्होंने ऐसा सिस्टम नहीं किया. उन्होंने कौन सा सिस्टम लगाया? 1 person 1 vote, यानी कि हर बंदे का एक वोट होगा, एक वैल्यू होगा, जो कि डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल रूल होता है. तो उसमें हर बंदे के वोट का वैल्यू बराबर है, वेदर वो वाइट हो, वेदर वो ब्लैक हो, वेदर वो कलर्ड हो, कोई भी पर्सन हो. तो 1 vote 1 value पॉलिसी लागू कर दी. दे ऑल्सो एग्रीड टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर पुअर एंड द वर्कर्स.
उन्होंने कुछ गरीबों के लिए, वर्कर्स के लिए भी राइट्स को सिक्योर किया। द ब्लैक एग्रीड दैट मेजोरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट। तो ब्लैक ने ये भी प्रॉमिस किया भी ठीक है, ब्लैक वहाँ पे पावर में थे, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, बट उन्होंने ये भी कहा कि भाई ठीक है, मेजोरिटी रूल जो होगा वो एब्सोल्यूट नहीं होगा, यानी कि उनके पावर जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होंगी, यानी कि उन पे ऐसा नहीं होगा कि बिना रोक टोक वो कुछ ही कर दें। दे एग्रीड दैट मेजोरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ वाइट माइनॉरिटी। और वाइट लोग जो थे वो माइनॉरिटी में आ गए थे, तो ब्लैक्स ने ये भी इस बात पे भी एग्री किए भाई वो वाइट माइनॉरिटी की प्रॉपर्टीज़ नहीं लेंगे। दिस कंप्रोमाइज़ वॉज नॉट ईजी। अब वो ईजी नहीं था। हाउ वॉज दिस कंप्रोमाइज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। अब वो इम्प्लीमेंट कैसे होता। इवन इफ़ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर। उन्होंने एक दूसरे पे विश्वास करने की कुछ सिचुएशंस बनानी शुरू की। वट वॉज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल बी ब्रोकन इन विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर। अब वो एक दूसरे को कैसे विश्वास दिलाते कि फ्यूचर में इन प्रोमिसेस को नहीं तोड़ा जाएगा, इन कंप्रोमाइज़ को नहीं तोड़ा जाएगा। ठीक है भाई, आज तो चलो कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हुए वो भी मान रहे हैं, ब्लैक वाइट की बातों को वैल्यू दे रहे हैं, वाइट ब्लैक्स की बातों को वैल्यू दे रहे हैं, मान रहे हैं, बट फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। यानी ये प्रॉमिस कहीं ऐसा तो नहीं है शॉर्ट पीरियड के लिए, पावर लेने के बाद ब्लैक जो है वो वाइट पे अगेन वही पॉलिसी लगाते जो कभी उन पे लगी थी। तो ट्रस्ट करना उनके लिए आसान नहीं था। The only way to build and maintain trust in such a situation is to write down some rules of the game that everyone would abide by। ठीक है, तो इसके लिए आसान तरीका क्या था कि वो जो कंप्रोमाइज़ हैं, वो जो बातें हैं, वो जो वैल्यूज़ हैं, उसको रिटन में किया जाए, यानी कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाए जिसके बिहाफ पे या जो पूरे कंट्री के लिए एक रूलिंग सिस्टम मेंटेन करके दे। These rules lay down how the ruler are to be chosen in future। वो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में किस तरह से रूलर चुने जाएंगे। These rules also determine what the elected government are empowered to do and what they cannot do। और कॉन्स्टिट्यूशन ये डिसाइड करेगा कि जो रूलर्स हैं उनके पास क्या पावर होंगी, क्या पावर्स नहीं होंगी। फाइनली दीज रूल डिसाइड द राइट ऑफ सिटीज़न। तो फाइनली एक लंबी डिस्कशन में उन्होंने अपने जो राइट्स थे उनको फाइनलाइज कर दिया, इंश्योर कर दिया। सो दीज रूल्स विल वर्क ओनली इफ द विनर कैन नॉट चेंज देम वेरी इजीली। अब वो रूल भी तब तक ही चलेंगे जब तक कि विनर उनको चेंज ना करें, बट वो उनको चेंज करना इतना आसान भी नहीं था। दिस इज़ व्हाट द साउथ अफ्रीकन्स डिड। और ये वो था जो साउथ अफ्रीकन्स ने किया। दे एग्रीड ऑन सम बेसिक रूल्स। वो कुछ बेसिक रूल पर एक दूसरे को उन्होंने एग्री किया, माना। दे ऑल्सो एग्रीड दैट दीज रूल विल बी सुप्रीम। उन्होंने इस बात पे भी मेंशन किया, उस बात को भी वैल्यू दिया कि ये जो बेसिक रूल्स हैं, बेसिक फंडामेंटल बातें हैं, राइट्स हैं, दीज आर सुप्रीम, ये मेन हैं। एंड दीज रूल विल बी सुप्रीम दैट नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दिस सेट ऑफ बेसिक रूल इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। और उन्होंने क्या किया, जो वो बेसिक रूल्स थे, ठीक है, कि गवर्नमेंट उनको फॉलो करेगी, उनके बेस पे पॉलिसी बनाएगी, तो वो जो एक सेट था, सेट ऑफ दोज रूल्स, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। और उसी को क्या कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। ठीक है, तो ये क्या था, ये एफर्ट था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, किसका, साउथ अफ्रीका का। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज़ नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका। एवरी कंट्री हैज़ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। अब ठीक है, हमने साउथ अफ्रीका के बारे में सारी बातें पढ़ी हैं, बट ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ साउथ अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। इंडिया में तो साउथ अफ्रीका से ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, वहाँ पे तो वाइट, ब्लैक एंड कलर्ड वाला ही चक्कर था। यहाँ पे तो पता नहीं कितने तरीके के धर्म हैं, फिर कितने तरीके की बोलियाँ हैं, लोगों के कल्चर अलग अलग, उनके एरियाज़ अलग अलग। तो एक इतने बड़े इंडिया में इतने तरीके की कल्चरल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो ऐसी शायद ही कोई ऐसी कंट्री हो जो छोटे मोटी को छोड़ के जहाँ पे
एक ही रिलीजन, एक ही तरह के लोग रहते हों। हर जगह कुछ ना कुछ डाइवर्सिटी होती है। Their relationship may not have been as bad as that between the whites and black in South Africa। हाँ, ये बात भी सच है कि डाइवर्सिटी होती है कंट्रीज़ में, हर कंट्री में डाइवर्सिटीज़ हैं, बट उस डाइवर्सिटी में कन्फ्लिक्शन होना, एक दूसरे का विरोध होना या एक दूसरे के ऊपर दबाव या अत्याचार करना, एक दूसरे के खिलाफ एक एनिमिटी, दुश्मनी होना, ऐसी साउथ अफ्रीका से ज़्यादा कहीं नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे वाइट रूलर ब्लैक को बिल्कुल जानवरों की तरह ट्रीट कर रहे थे। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट। मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दीज बेसिक रूल्स। ठीक है, हाँ, ये कि बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। हर दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, सबके अपने अपने ओपिनियन हैं, इंटरेस्ट हैं। सो वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट, मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दीज बेसिक रूल्स। अब चाहे कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं है, बट उनको रूल्स के अकॉर्डिंग तो चलना ही पड़ता है। दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट, एनी एसोसिएशन नीड टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कंट्रीज़ का ही नहीं होता, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन भी है, कोई कंपनी भी है, कुछ भी है, सबके अपने अपने एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं और उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, मान लो कोई स्कूल है, हर स्कूल का अपना एक अलग तरीका है, यूनिफॉर्म अलग अलग है। ठीक है, इस स्कूल का ये यूनिफॉर्म है, उसका वो यूनिफॉर्म है, सबके रूल अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, कहीं पे सैटरडे को सेकंड सैटरडे छुट्टी है, कहीं पे नहीं हो सकती। ठीक है, कहीं पे सैटरडे हाफ डे हो सकता है, कहीं पे नहीं हो सकता। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर ऐसी बॉडी के अपने रूल्स होते हैं, यानी अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कंट्री का तो होता है ये सबका, नहीं तो वो ऑर्गेनाइजेशन फिर चलना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। इट कुड बी ए क्लब इन योर एरिया, चाहे अब कॉन्स्टिट्यूशन हर जगह है, चाहे वो क्लब हो, चाहे वो कोई कोऑपरेटिव फर्म हो, ठीक है, और अ पॉलिटिकल पार्टी, दे ऑल नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, सब जगह क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। Thus, the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country। तो होता क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है जिसको कंट्री के सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसके रूल की फॉलोइंग करते हैं। Constitution is the supreme law that determines the relationship among people living in a territory, जिनको called citizen। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, Constitution is supreme law that determines the relationship among the people living in a territory and also the relationship between the people and government। तो Constitution क्या है, वो एक ऐसा supreme law है जो कि एक टेरिटरी के अंदर, एक कंट्री के अंदर जो लोग रहते हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके आपसी व्यवहार को एंड लोगों एंड सरकार के बीच में भी रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करता है। यानी सरकार और लोगों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, किस तरह के डिसीज़न है एंड क्या बिहेव रहेगा, ये भी लोगों के आपसी बिहेव, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन रहते हैं। ठीक है, अ कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग। अब एक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे काम करते हैं, जिनमें से हम यहाँ कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। ये एक तरह का ट्रस्ट, एक तरह का जिसको हम बोलते हैं कि बिलीव क्रिएट करता है। ठीक है, जिसमें अलग अलग तरीके के लोग एक जगह रहने में आपस में एक ऐसा कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हैं। सेकेंड, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु विल हैव पावर टू टेक दिस डिसीजन। कॉन्स्टिट्यूशन ही गवर्नमेंट के वर्किंग को क्लियर करता है एंड गवर्नमेंट के कौन पावर में आएगा, किस तरह आएगा, क्या मेथड होंगे, कैसे डिसीजन लिए जाएंगे, वो सारी बातें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती हैं। थर्ड, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन आर।
तो कॉन्स्टिट्यूशन ही गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं उसके लिमिट को तय करता है, ठीक है। गवर्नमेंट अनलिमिटेड वे में काम नहीं कर सकती, उसकी पावर अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर ने या किसी मिनिस्टर ने कह दिया वही कानून है, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो उसके दायरे में रह के इसको काम करना पड़ेगा, ठीक है। और जो सिटीजन्स के राइट होते हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं। फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पायरेशन ऑफ पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, और ये वहाँ के लोगों का जो एक उनका टेंडेंसी है या जिस तरह का वो सोसाइटी चाहते हैं वो आइडियल्स कॉन्स्टिट्यूशन शो करता है, ठीक है। एक अच्छी सोसाइटी बनाने में वो लोगों की हेल्प करता है। सो ऑल कंट्री दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरीली डेमोक्रेटिक। हाँ, ऐसा भी नहीं है जिन जिन कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारी कंट्री डेमोक्रेटिक हैं, ठीक है। बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बात आई है भाई, जिन जिन कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन है ज़रूरी नहीं है कि वो सब डेमोक्रेटिक हो, बट जो जो कंट्री डेमोक्रेटिक हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर होगा, बिकॉज विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन तो डेमोक्रेसी चल ही नहीं सकती, ठीक है। जहाँ पे भी डेमोक्रेसी होगी कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा ही होगा। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन द अमेरिकन्स गेव देमसेल्व अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब अमेरिका ने जब ब्रिटेन से आज़ादी ली तो उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया। आफ्टर द रेवोल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे ही जो फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने पढ़ा उसमें आपने देखा 1789 में उन्होंने भी मोनार्किज्म को ख़त्म करके एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। सिंस देन इट हैज़ बिकम अ प्रैक्टिस इन ऑल डेमोक्रेसीज टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कि फ्रांस ने बाद में चेंज भी किए 1791 में, ठीक है, 93 में, तो वो होते रहे, और आगे भी और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एक जनरल, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने इंडिया में, इंडियन बातों को करते हैं, ठीक है। अब हम क्या बातें करेंगे, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, एज यू नो, मैंने आपको बिगिनिंग में ही बताया था, वी गेट इंडिपेंडेंस on 15th August 1947, ठीक है। उससे पहले इंडिया पे कौन रूल करता था, ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड। हम लोग इंग्लैंड के गुलाम थे, इंग्लैंड के बनाए हुए रूल ही हमारे यहाँ पे चलते थे, ठीक है। फाइनली 15 अगस्त 1947 को हमने इंडिपेंडेंस लिया। उस टाइम हमने डिसाइड किया, अब उसी टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गए, ठीक है। इंडिया ने अपने कंट्री को एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर स्टेट बनाया, यानी कि कंट्री जो होगी वो डेमोक्रेटिक होगी, सेक्युलर होगी, लोगों के पास राइट होंगे, जनता का राज आएगा, वो सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी। उसके लिए क्या हुआ था, 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई। वो जो असेंबली बनी थी, जैसे आज पार्लियामेंट बनती है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तो हर सीट से एक मेंबर चुन के आता है और वो सारे मेंबर जो हैं पार्लियामेंट में डिस्कशन करते हैं एंड उसके बाद कोई फ़ैसला फाइनली लिया जाता है। तो इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी, ऑल ओवर इंडिया इलेक्शन करवाए गए, जो मेंबर चुन के आए उन सब ने अपने अपने व्यूज़ दिए और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मेट किया था, ठीक है। तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ, ठीक है। सो लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस। तो जैसे साउथ अफ्रीका में था, ऐसे इंडिया में भी बहुत सारे डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डअप हुआ। हाँ, बट यहाँ पे फ़र्क ये था, जैसे वहाँ पे
जो ऑपरेसर थे यानी कि जो अत्याचार करने वाली पावर थी, रूलर थे, वो वहीं पे ही रह रहे थे। तो अब उनके साथ एक तालमेल बनाना जरूरी था। बट हमारे यहाँ पे जो रूलर थे ब्रिटिशर, वो यहाँ नहीं रहे, वो वापस इंग्लैंड चले गए। तो अब हमें उनके साथ कोई टाई अप नहीं करना था। बट प्रॉब्लम क्या थी, इंडिया बहुत सारे रियासतों में डिवाइड हो रखा था, जगह जगह छोटी छोटी रियासतें थी, एंड ब्रिटिश रूल जो थे वो ब्रिटिश फेवर के थे, ठीक है। तो वो सब रूल्स को चेंज करना था और बहुत सारे लोगों को कन्विंस करना था, बहुत सारी भाषा धर्म के लोग थे, उनके इंटरेस्ट को कैटर करना था। The making of the constitution for a huge and diverse country like India was not an easy affair, और ये कोई आसान काम नहीं है इंडिया जैसी एक बड़ी कंट्री के लिए, डाइवर्स कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना। At that time the people of India were emerging from the status of subject to that of citizen, ठीक है। तो उस टाइम जो इंडिया के लोग थे वो भी, उन्होंने भी अपना वैल्यू समझ रहे थे वो एज अ सिटीज़न। द कंट्री वॉज बोर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस, और धार्मिकता के आधार पर कंट्री जो है वो बंटी थी, ठीक है। इंडिया दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। दिस वॉज द ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। At least 10 lakh people were killed on both sides of the border in partition related violence. अब उस टाइम पे ये तय हो गया था भाई इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्री बनेंगे, ठीक है, और मुस्लिम लोगों के लिए अलग से एक पाकिस्तान बनाया गया। दोनों साइड ही दंगे हुए, पाकिस्तान वाले एरिया में भी दंगे हुए, इंडियन साइड में भी दंगे हुए। अराउंड माना जाता है 10 लाख पीपल वर डाइड इन दैट वायलेंसेस, और बहुत सारा तो डेटा ही नहीं है, ठीक है। तो लाखों की तादाद में लोग जो थे वो उस टाइम पे मारे गए, बर्बाद हो गए, घर छोड़ के। जो यहाँ मुस्लिम थे उनको वहाँ जाना पड़ा सब कुछ ही छोड़ के, जो वहाँ हिंदूज़ थे उनको यहाँ आना पड़ा सब कुछ छोड़ के। तो उनकी भी जो समस्याएं थी उसको भी सोल्व करना था, उनको भी उस टाइम संभालना था और कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना था। तो बहुत सारी समस्याएं एक साथ थी। There was another problem. The British had left it to the rulers of the princely state to decide whether they wanted to merge with Pakistan or with India or remain independent. एक प्रॉब्लम ये भी थी, ब्रिटिशर्स ने क्या किया उस टाइम पे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स यानी कि इंडिया में बहुत सारी रियासतें थी, ठीक है। जैसे हैदराबाद एक अलग रियासत थी, अपने आसपास ही जींद एक अलग रियासत थी, महेंद्रगढ़ एक अलग रियासत थी, पटियाला एक अलग रियासत थी, ठीक है। तो ये अलग अलग रियासतें थी, यहाँ के अलग अलग महाराजा थे। तो ब्रिटिशर्स ने वो सब उन्हीं पे छोड़ दिया, भाई जो प्रिंसली स्टेट इंडिया में जाना चाहे इंडिया में जाओ, पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहे पाकिस्तान में हो, और अगर इंडिपेंडेंट कंट्री बनना हो तो इंडिपेंडेंट बनो, हमारी तरफ से छूट है। सो द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट वॉज अ डिफ़िकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क। अब प्रॉब्लम ये थी, कुछ प्रिंसली स्टेट्स तो छोटी थी, अब मान लो जींद की जो रियासत थी वो तो एक छोटी सी रियासत थी, उनको कंट्रोल करना इजी है, बट हैदराबाद जैसी रियासत को कंट्रोल करना आसान नहीं था, वो एक बहुत बड़ी और रिच प्रिंसली स्टेट थी। When the constitution was being written, the future of country didn't look as secure as it does today. तो उस टाइम पे कंट्री का जो फ्यूचर है वो इतना अच्छा नहीं दिख रहा था जितना आज इजी लगता है। आज हमें लगता है पूरा इंडिया एक है, पूरे गवर्नमेंट सही चल रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट सब अपना काम कर रहे हैं, लोग अपने काम धंधे में लगे हुए हैं, सब एक ही इंडिया में रह रहे हैं, कोई अलग नहीं है। बट उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, उस टाइम बहुत बिखराव था। द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैड एग्जाइटी अबाउट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ कंट्री। और जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, लीडर्स थे, नेशनलिस्ट, उनको बड़ा डर था भाई फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे चेंज लाएं, क्या करें क्या ना करें। बड़े ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जो उनकी समझ से बाहर चल रहे थे, तो उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना आसान नहीं था। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन आइडियोलॉजी पे बेस्ड हो और उसमें सबको राइट मिले, ठीक है। तो आज हम करते हैं इतना ही, बाकी हम करेंगे बेटा कल, ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है।
ओके, आई होप आपको समझ आ रहा है। और बेटा यहाँ से आपको नोट्स बनाते चलना है मेन बातों के, ठीक है। एंड में आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, वो क्वेश्चन आपको राइट करने हैं। ओके, थैंक यू।